क्या आपने कभी हरियाणा के एक ऐसे फार्म हाउस के बारे में सुना है जहां रात होते ही अजीब आवाज़ें आती हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हरियाणा का साबित फार्म हाउस की एक रियल हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लोग कहते हैं कि फार्म हाउस में रात 3 बजे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, किसी के चलने की आहट आती है और एक अनजान सा साया हर जगह घूमता रहता है। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप कभी अकेला फील नहीं करेंगे। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज, हॉन्टेड प्लेस और ट्रू पैरानॉर्मल इंसिडेंट पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के बाहरी इलाके में बसा वह इलाका आज भी लोगों के जहन में दहशत पैदा कर देता है। यहाँ दूर दूर तक फैले सरसों के खेत और उनके बीचों बीच खड़ा वह विशाल कायम सफ़ेद रंग का फार्म हाउस जिसे स्थानीय लोग मौत का डेरा कहते हैं। ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का संकलन है जो 90 के दशक में उस परिवार के साथ घटी थी जिसने इसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। दिनेश सहरावत एक रिटायर्ड फौजी थे। अनुशासन उनके खून में था और डर शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव के पास एक पुराना फार्म हाउस खरीदा। उनकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे, 22 साल का साहिल और 18 साल की तानिया, इस बदलाव से खुश तो थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों की फुसफुसाहट ने उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। जब वे पहले दिन वहां पहुंचे तो शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उस 2 मंजिला इमारत पर पड़ रही थी जिसे वह सफ़ेद दीवारें खून जैसी लाल नजर आ रही थी। गेट खोलते ही एक भारी लोहे की चरमराहट गूंजी, जैसे घर ने बरसों बाद सांस ली हो। सुमित्रा ने पल्लू संभालते हुए धीरे से कहा, दिनेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है? दिनेश मुस्कुराए, फौज में इससे भी सुनसान जगहों पर रहा हूँ सुमित्रा, घबराओ मत, 2 दिन में रौनक आ जाएगी। लेकिन रौनक नहीं आई। आई तो सिर्फ एक गहरी दम घोटने वाली खामोशी। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था जिसे लकड़ियों के तख्तों से ढका गया था। पहले ही हफ्ते में साहिल ने महसूस किया कि कोई रात के 3 बजे कुएं के पास खड़ा होकर उसे पुकारता है। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, साहिल की आंखें खुली। उसे सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के चलने की आवाज़ आई। साहिल ने टॉर्च जलाई और बाहर निकला। हॉल में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कीचड़ और पानी के निशान थे जो सीधे कुएं की तरफ जाने वाले दरवाजे तक जा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक उसे कुएं के पास एक आकृति दिखी, एक लंबा साई जैसा इंसान जिसकी पीठ पर साहिल की तरफ थी। साहिल चिल्लाया, कौन है वहाँ? वह आकृति धीरे से मुड़ी। उसकी कोई आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। वह आकृति गायब होने से पहले केवल एक शब्द बुदबुदाई, मेरा। अगले दिन साहिल को तेज बुखार चढ़ गया। वह बड़बड़ाने लगा, वे सब वापस मांग रहे हैं। दिनेश ने जब गांव के सरपंच से इस बारे में बात की तो सरपंच का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से हुक्का किनारे रखा और कहा, फौजी साहब, उस ज़मीन पर कभी खेती नहीं हुई। वहाँ 1940 के दशक में एक नरसंहार हुआ था। एक जमींदार ने अपने ही परिवार को उस कुएं में धकेल दिया था क्योंकि उसे शक था कि उन्होंने उसका खजाना छुपाया है। तब से उस जमीन ने कभी किसी को फलते फूलते नहीं देखा। जो भी वहां गया या तो पागल हो गया या कुएं की भेंट चढ़ गया। दिनेश ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उनकी रूह कपा दी। तानिया, जो हमेशा चहकती रहती थी, अब घंटे आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करती थी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। एक रात सुमित्रा ने देखा कि तानिया रसोई में कच्चा मांस खा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। सुमित्रा चिल्लाई, तानिया, ये क्या कर रही है तू? तानिया धीरे से मुड़ी
उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसने हरियाणवी लहजे में कहा, यो घर मेरा से और एक थारी वारी से। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गई, दीवारों से खून रिसने लगा और पूरे फार्म हाउस में दर्जनों लोग के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। दिनेश ने भागकर अपनी राइफल उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाना चाहा, उन्हें लगा कि किसी ने उनका गला पीछे से दबोच लिया है। पूरा परिवार अब हॉल के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था और खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटने लगे थे। कुएं की तरफ से एक भारी जंजीर के खींचने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ नीचे से ऊपर चढ़ रही है। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में उभर आया, कोई को नहीं बचेगा। साहिल की हालत बिगड़ती जा रही थी। तानिया बेकाबू थी और दिनेश पहली बार अपनी ज़िंदगी में मौत को इतने करीब से देख रहे थे। वह साया अब हॉल के दरवाजे पर खड़ा था, वही जमींदार जिसके हाथ में एक जंग लगी कुल्हाड़ी थी। हॉल की दीवारें कांप रही थीं। दिनेश ने अपनी राइफल कसकर पकड़ रखी थी, लेकिन उनका हाथ थरथरा रहा था। सामने खड़ा वह साया, वह विशालकाय जमींदार जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी कुल्हाड़ी से काला गाढ़ा खून टपक रहा था, जो फर्श पर गिरते ही जलने जैसी आवाज़ कर रहा था। तानिया फर्श पर बैठी अजीब सी भाषा में बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज़ एक बूढ़ी औरत जैसी भारी हो गई थी। यो पाप कोनी धुले, ये खेत लहू मांगे से। अचानक घर के पिछले हिस्से वाले कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। साहिल, जो अब तक बेहोश था, झटके से उठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने दिनेश की तरफ देखा और एक डरावनी हंसी। बापू, यो राइफल काम को नहीं आवे। जो मर चुके उन्हें दोबारा कौन मारेगा। दिनेश ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और चिल्लाए, सब रसोई की तरफ भागो, वहाँ लोहे का दरवाज़ा है, शायद हम वहाँ खुद को बंद कर सकें। वे भागने लगे, लेकिन गलियारा लंबा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर का ढांचा ही बदल रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अब मुस्कुरा रहे थे और उनके गले से खून बहने लगा था। जब वे रसोई तक पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सुमित्रा की चीख निकल गई। रसोई के बीचों बीच वही कुआं उभर आया था, जो असल में घर के बाहर था। कुएं के मुहाने से दर्जनों सफ़ेद गल चुके हाथ बाहर निकल रहे थे। वे हाथ फर्श को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लोग हैं। दिनेश की रूह कांप गई। वो परिवार जिसे जमींदार ने मार डाला था, वे आज भी यही कैद हैं। अचानक सन्नाटा छा गया। वह जमींदार अब कुएं के पास खड़ा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और तानिया की तरफ इशारा किया। तानिया सम्मोहित होकर कुएं की तरफ बढ़ने लगी। सुमित्रा उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे पटक दिया। जमींदार की भारी आवाज़ हॉल में गूंजी, एक जावेगा तो बाकी बचेंगे। इस जमीन का कर चुकाना पड़ेगा। दिनेश समझ गए, वह शैतान उनके परिवार में से एक की बलि मांग रहा था, ताकि उसका खजाना जो शायद उस जमीन के नीचे दबे राज थे, वो महफूज रहे। दिनेश एक फौजी थे। उन्होंने मौत को कई बार मात दी थी, लेकिन इस रूहानी ताकत के सामने वे लाचार महसूस कर रहे थे। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी रुकी और घर के अंदर का तापमान शून्य से नीचे चला गया। सुमित्रा को याद आया कि उसके गले में एक पुराना तावीज़ है, जो उसे उसकी दादी ने दिया था। उसने उसे निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्रों की आवाज़ गूंजी, जमींदार का साया तड़पने लगा। घर की दीवारों से निकलने वाला खून अब आग की लपटों में बदलने लगा। लेकिन वह शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने साहिल के शरीर को हवा में उठा लिया और उसे कुएं की तरफ फेंकने लगा। साहिल, दिनेश चिल्लाए और कुएं की मुड़े की तरफ कूदे।
उन्होंने साहिल का पैर पकड़ लिया, लेकिन कुएं के अंदर से निकलने वाले अनगिनत हाथ साहिल को नीचे खींच रहे थे। कुएं की गहराई से एक ऐसी गूंज आ रही थी जैसे नरक का द्वार खुल गया हो। दिनेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और साहिल को बाहर खींचा। उसी समय एक जोरदार बिजली कड़की और घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। धूल और धुंध के बीच दिनेश को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा। सुमित्रा, तानिया, भागो अभी! वे पागल की तरफ बाहर की तरफ दौड़े। पीछे से वह जमींदार दौड़ रहा था। उसकी आवाज़ किसी जानवर जैसी थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही है। बाहर गांव के लोग मसाले लेकर खड़े थे, लेकिन कोई भी फार्म हाउस की सड़क पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सरपंच चिल्ला रहा था, फौजी साहब पीछे मत देखना, बस भागते रहो। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा फार्म हाउस मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया था? जैसे ही वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, तानिया रुकी और धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में अभी भी वही अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ की हथेली खोली। उसमें एक पुरानी सोने की मुहर थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो खत्म नहीं हुआ, वो हमारे साथ बाहर आ गया है। फार्म हाउस का ढांचा गिर चुका था, लेकिन तानिया के हाथ में मौजूद वह सोने की मुहर इस बात का सबूत थी कि शैतान ने हार नहीं मानी थी। गांव के सरपंच और बुजुर्गों ने सहरावत परिवार को घेर लिया। उनकी आंखों में हमदर्दी कम और दहशत ज़्यादा थी। सरपंच ने कांपते हाथों से तानिया के हाथ से वह मुहर छीनी और दूर फेंक दी। फौजी साहब, आप समझे नहीं, वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, वह एक जेल थी। उस जमींदार ने अपनी मौत के वक्त अपनी आत्मा को उस जमीन के खजाने और खून से बांध दिया था। आपने वहां से निकलकर उसे आज़ाद कर दिया है। तभी आसमान का रंग अचानक गहरा बैंगनी हो गया। गिरे हुए फार्म हाउस के मलबे से एक काली धुंध उठी और धीरे धीरे पूरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। चीखें गूंजने लगी, मवेशी रस्सियां तोड़कर भागने लगे। दिनेश ने अपनी फौजी हिम्मत जुटाई। सरपंच जी, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। मेरी बेटी और बेटा अभी भी पूरी तरह होश में नहीं हैं। गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुलाया गया। बाबा की आंखें धंसी हुई थी और शरीर पर भस्म लगी थी। उन्होंने तानिया को देखा और चिल्लाए, छोरी के भीतर वो जमींदार नहीं, उसकी मारी हुई पत्नी की रूह है। वह बदला चाहती है। वह जमींदार की आत्मा को नर्क ले जाना चाहती है, लेकिन उसे एक जिंदा शरीर चाहिए। साहिल अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका शरीर असामान्य रूप से मुड़ने लगा। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और अजीब सी भरभराई आवाज में बोला, खजाना मेरा, खजाना जो इसे छुएगा वो मरेगा। बाबा ने एक घेरा बनाया और सबको उसके अंदर रहने को कहा। आज की रात अमावस्या है। अगर आज ये रूह साफ नहीं हुई तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। बाबा ने बताया कि एकमात्र रास्ता उस कुएं के भीतर जाकर उस मुख्य खजाने को नष्ट करना है, जो असल में सोने के सिक्के नहीं बल्कि उस जमींदार की खोपड़ी थी, जिसे उसने खुद तंत्र मंत्र से सिद्ध किया था। दिनेश ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगा। साहिल ने कहराते हुए कहा, नहीं बापू। लेकिन दिनेश रुकने वाले नहीं थे। वे वापस उस मलबे की तरफ बढ़े। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। कुएं के अंदर से कोई सड़ी हुई गंध आ रही थी। दिनेश एक रस्सी के बाहर नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुएं की दीवारों पर हजारों हड्डियां धंसी हुई थी। नीचे पानी नहीं बल्कि एक काला दलदल था। उसी दलदल के बीचों बीच एक चांदी के संदूक में वह खोपड़ी रखी थी, जिसके चारों तरफ बिच्छू रेंग रहे थे। जैसे ही दिनेश ने बंदूक को छुआ, कुएं के ऊपर से जमींदार की भयानक दहाड़ गूंजी, सिपाही तू अपनी जान से हाथ धोएगा। अचानक कुएं में पानी भरने लगा। दिनेश का दम घुटने लगा।
ऊपर गांव में तानिया और साहिल हवा में उछलने लगे। बाबा गोरखनाथ मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नाक से खून बहने लगा था। शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा था। दिनेश ने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला, जो वे अपनी पुरानी याद के तौर पर हमेशा पास रखते थे। उन्होंने बंदूक के अंदर ग्रेनेड रखा और पिन खींच दी। जय हिंद, वे चिल्लाए और रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर पूरी ताकत से भागे। एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन दहल गई, कुएं से नीले रंग की आग की लपटें निकलने लगी और एक दर्दनाक चीख पूरे इलाके में कई मील तक सुनाई थी। वह चीख इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे वह काली धुंध छटने लगी। साहिल और तानिया अचानक शांत होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें अब सामान्य थीं। सूरज की पहली किरण जब फटे हुए बादलों से निकली तो फार्म हाउस की जगह सिर्फ राख का ढेर बचा था। दिनेश लहूलुहान हालत में कुएं से बाहर निकले। सुमित्रा दौड़कर उनके पास पहुंची। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दिनेश ने हाँफते हुए कहा। सहरावत परिवार वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, लेकिन आज भी रोहतक के उस सुनसान रास्ते से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात को वहां से एक फौजी के चलने की और किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। सरकार ने उस जमीन के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं और वहां जाना कानूनी रूप से मना है। लोग कहते हैं कि दिनेश ने उस शैतान को मार तो दिया, लेकिन उस जमीन की मिट्टी आज भी लाल है। वहां आज भी कोई परिंदा पर नहीं मारता। कहा जाता है कि अगर आप कभी वहां से गुजरें और कोई आपको मारा कहकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि राजदफन ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के फार्म हाउस की खौफनाक कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।